हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 75 डेज़ की चैलेंज सीरीज चला रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और इसमें हम लोग कुछ सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन करते हैं, है ना। देन फिर हम लोग करंट अफेयर्स के भी करते हैं और सीसेट के भी करते हैं, और आप लोगों को रिवीजन के लिए 3 क्वेश्चन भी दी जाती है एंड में। ठीक है। सो अभी हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं, और ये हमारा डे 5 है। और आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 1। नेक्स्ट डे हम लोग इसकी पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_पेडिया पे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि द इलेक्शन टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2019 कंस्टिट्यूशन। 2019 में जो इलेक्शन हुई थी, तो उसमें लोअर लोकसभा की इलेक्शन, है ना, उसमें कौन सी लोकसभा थी वो? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। तो वो 17th लोकसभा थी। अभी जो 2024 में इलेक्शन होने वाली है वो आपको 18वीं लोकसभा होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉमन, है ना, इन सब में कॉमन क्या है? सरदार हुकुम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी और सेठ गोविंद दास। ये क्या है? ये दे वेयर स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर थे। डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा या प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे। तो अगर अब बात हम करें तो ये सभी जो हैं प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर थे। अगर इसमें बात करें कि व्हाट इज़ प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जो हमारे स्पीकर होते हैं ना, जैसे 70th लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जैसे ओम बिरला जी हैं, तो ओम बिरला जी तब तक रहेंगे, है ना, जैसे ही फर्स्ट सिटिंग अनाउंस होगा। फर्स्ट सिटिंग, है ना, फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड हाउस, है ना, नई इलेक्टेड जो हाउस होगी 2024 में, है ना, तो उसकी जो पहली सिटिंग होगी उससे जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिटिंग उनका ओम बिरला की ऑफिस वैकेट हो जाएगी। तब तक स्पीकर के पद पे वो रहेंगे। ठीक है ना, ओम बिरला की ऑफिस वैकेट हो जाएगी। तो जब वैकेट हो जाएगी तो फिर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट एक अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक प्रोटेम स्पीकर। और वो जो प्रोटेम स्पीकर होता है, जनरली ऐसा किया जाता है कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं उसमें, सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, जनरली उनको जो है सो प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। और ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो आपको बाकी लोगों का, रेस्ट जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है। तो ये है प्रोटेम स्पीकर। अब इसमें क्या है, जो एक और जगह पे प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे ऐसा होगा कि किसी भी कारण से स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की जो सीट होगी वो वैकेंट हो गई, है ना। अब ये वैकेंट हो सकती है, दोनों की डेथ हो गई, कोई एक डेथ कर लिया, एक रिजाइन कर लिया, या पहले से एक वैकेंट था, किसी भी कारण से डेथ, रिजिग्नेशन या कोई भी ऐसे कारण से ये दोनों वैकेंट हो गई। तो जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सीट वैकेंट हो जाएगी तो उस समय जो हाउस होगी अंडरटेकन बाय द प्रोटेम स्पीकर। तो ये दो जगह है। और इसी बेसिस पे जो हमारी फर्स्ट लोकसभा थी, फर्स्ट लोकसभा जो थी उसमें 3 प्रोटेम स्पीकर थे। वन इज़ द मावलंकर, बट मावलंकर जी थे, बट इनकी डेथ हो गई, बाद में स्पीकर भी बने थे। सो मावलंकर जी। द सेकेंड इज दैट, सेकेंड सेकेंड जो थे वो थे बी दास, है ना। और थर्ड इसमें जो थे उनका नाम था सरदार सरदार हुकुम सिंह। ठीक है। सरदार हुकुम सिंह, तो सरदार हुकुम सिंह तो थे फर्स्ट लोकसभा में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो सेकंड, जो सेठ गोविंद दास हैं, वो जो हमारी सेकंड, है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लोकसभा में कौन थे? सेठ गोविंद दास जी थे। और जगजीवन राम जी थे, ये 7th लोकसभा और 8th लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर हुआ करते थे। इंद्रजीत गुप्ता जो है 10, 11, 12, 13, है ना, 10th लोकसभा, 11th लोकसभा, 12th लोकसभा और 13th लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर थे, है ना। सोमनाथ चटर्जी जी 14 लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर थी, बाद में स्पीकर बन गए। देन यहाँ तक तो सारे आपको समझ में आ गए, मतलब दे ऑल आर द प्रोटेम स्पीकर। अब अगर हम बात करें इसमें 14 तक की बात हो गई। 15वीं जो लोकसभा है उसमें कौन थे? वन इज द नाम थे मानिक राव जी थे, मानिक राव होदलिया गावित, है ना। ये थे 15वीं लोकसभा में। 16वीं लोकसभा में कमलनाथ जी थे, है ना, कमलनाथ। और 17वें लोकसभा में वीरेंद्र कुमार खटिक, है ना, वीरेंद्र कुमार खटिक। तो ये आप याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ी सी कॉन्लॉजी आप देख लेना। ये आपकी एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ हमें नाम दिया हुआ है ना। M A आयंगर, GS ढिल्लो, बलराम जाखर और PS संगमा। और इसमें से बोल रहे हैं कि इसमें से हाउ मेनी ऑफ देम वेयर द स्पीकर, इसमें से कौन कौन स्पीकर थे, है ना। तो स्पीकर के बारे में अभी तक 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 17 स्पीकर होंगे। तो जो फर्स्ट स्पीकर याद रखें आप, पहली स्पीकर जो थे फर्स्ट लोकसभा की जो स्पीकर थे
वो थे जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना। तो ये जीवी मावलंकर जी थे। सेकंड जो आपके हैं वो हैं, सेकंड जो लोकसभा है उसमें एम ए अयंगर है, एम ए अयंगर सेकंड में है। और जी एस ढिल्लोन जी हैं, ये फिफ्थ लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, है ना। और इसके बाद बलराम जाखड़ जी जो है ये 9th लोकसभा के रहे हैं। और पी एस संगमा जी जो हैं वो आपको 12th लोकसभा के रहे हैं। और अभी आपको पता ही है कि 17th लोकसभा में ओम बिरला जी है स्पीकर। अब इसमें क्या है कि इसमें से ये चारों के चारों दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें में स्पीकर हुआ करते थे। तो चारों के चारों स्पीकर थे, ठीक है। ये आपको सारे स्पीकर की है, एक बार आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसोसिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज द स्पीकर। इसमें कह रहे हैं कि कौन से ऐसे थे, है ना, इसमें से कौन सा ऐसा स्पीकर था, है ना, जो जैसे ही उसका चुनाव हुआ, जैसे वो पॉलिटिकल पार्टी से कुछ होंगे, है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, बट जैसे ही उनका चुनाव हुआ एज ए स्पीकर तो इम्पार्शियल हो इसके लिए उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जी थे। जीवी मावलंकर का आपको पता है कि फर्स्ट है। सरदार हुकुम सिंह जो हैं वो आपको थर्ड लोकसभा के स्पीकर हैं, ये फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर हैं। और जो पी ए संगमा जी हैं वो आपको 12th लोकसभा के स्पीकर है। और नीलम संजीव रेड्डी ये 7th लोकसभा में आपको स्पीकर थे और 4th लोकसभा में भी 4th और 7th में थे। तो इन्होंने जिस पार्टी से इनकी इलेक्शन हुई थी, है ना, और जब ये स्पीकर बने तो उस पार्टी से क्या किया, सदस्यता अपना हटा लिया, है ना, औपचारिक रूप से। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये पहले स्पीकर थे, वनली स्पीकर, है ना, वनली स्पीकर, जो बाद में आपको बन गए प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये भी है कि ये यूनानिमसली, ठीक है ना, इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन नीलम संजीव रेड्डी का, है ना। अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन हिज। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन होती है, कैसे होती है, उसमें बात है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। गलत है, सारी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में नहीं होती है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है, बिल्कुल सही है, बट उनके द्वारा रिमूव नहीं किए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ। बिना फिक्स टर्म किए हुए इनको रिमूव नहीं किया सकता है, आपको पता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। तो बिना टर्म फिक्स किए हुए भी इसको निकाला सकता है, तो ये भी गलत हो गया। सो द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ए वन इन विच द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। बिल्कुल समझ गए, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही सी थिंग्स फिट। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हाउस को समन कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिए, समन कर सकते हैं, देन प्रोरग कर सकते हैं और डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। समन और प्रोरग और डिजॉल्व, ये तीन चीज़ें आप समझिए। अब इसमें देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 85 है। सो 85 में लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, हाउस को समन कर सकते हैं, समन कर सकते हैं जहां भी उनको मन होगा, जिस टाइम मन होगा, मतलब टाइम टू टाइम समन करेंगे, है ना, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और इसके बाद जिस प्लेस पे होगा, है ना, सो एट सच प्लेस एज ही थिंग्स फिट, है ना, जिस प्लेस पे होगा, जिस टाइम टू टाइम वो आपको समन करते हैं। तो ये बिल्कुल सही हमारे संविधान के 85 में लिखा हुआ है ना। आह्वान कर सकते हैं। इसके बाद प्रोरग भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन प्रोरग, है ना, भी हाउस करेंगे समय टाइम टू टाइम। तो प्रोरग मतलब क्या होता है कि एंड ऑफ सेशन, सेशन की जो एंड होती है उसको बोलते हैं प्रोरग। और डिजॉल्व जो है वो सिर्फ लोकसभा को किया जा सकता है, हाउस ऑफ पीपल को डिजॉल्व किया जा सकता है, राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होती है। ये भी टाइम टू टाइम डिजॉल्व कर सकते हैं। कब? तो डिजॉल्व क्या होता है, एंड ऑफ टर्म, है ना। जैसे मान लीजिए 17वीं लोकसभा की टर्म एंड हो रही है तो 17वीं लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी, है ना। अब दूसरा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। कह रहा है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि कम से कम 3 सेशन होने चाहिए, है ना। समझ में आया कि संविधान में लिखा तो हुआ है लेकिन मैंडेटरी नहीं कि 3 सेशन हो। देखिए हमारी संविधान में ये लिखा हुआ है कि 2 सेशन के बीच में
दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। समझ में आया? दो सेशन के बीच में, ये सब आर्टिकल 85 में ही लिखा हुआ है कि दो सेशन के बीच में 6 मंथ के गैप नहीं होनी चाहिए। ये नहीं लिखा हुआ है कि 3 सेशन, तो ये तो गलत हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। वैसे जनरली क्या होती है? जनरली 3 सेशन होती है। 3 सेशन में कौन कौन होती है? वन इज द बजट सेशन जो फरवरी में होती है, फरवरी से मई में। देन मॉनसून सेशन है ना, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, और वह एक होती है विंटर सेशन। ठीक है, तो ये जनरली ऐसा होता है, बट दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। समझ में आया? दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कि देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कितने दिन पार्लियामेंट मीट करेंगे। ये कौन बताता है कि कब मीट करेगा और ड्यूरेशन क्या होगी? ये आपको पार्लियामेंट अफेयर्स के मिनिस्टर जो होते हैं वो आपको ये डिसाइड करते हैं और प्रेसिडेंट फिर समन करते हैं। समझ में आया? और इसी तरह हमारे संविधान की आर्टिकल 174 में गवर्नर समन कर सकते हैं हाउस को। ठीक है, तो ये आपको 1 और 3 सही है, 2 गलत है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किए हैं जो ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड है, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो ब्रिटिश से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप समझिए कि पहला पॉइंट है कि एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेट टू, कोई भी चीज़ें है ना लेजिस्लेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सोवरेन बॉडी है। बिल्कुल, यूनाइटेड किंगडम यूके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है कि पार्लियामेंट इज अ सोवरेन बॉडी है ना। पार्लियामेंट किसी लॉ को बना सकती है या किसी लॉ को क्रिएट कर सकती है या एंड भी कर सकती है ना। और कोर्ट जो है उसको जनरली ओवर रूल नहीं करती है उनकी लेजिस्लेशन को। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पार्लियामेंट सोवरेन है, बट इंडिया में आपको अगर पता होगा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट नहीं करना चाहिए। केशवानंद भारती केस में है ना 1973 में, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट, किसी एक्ट की अमेंडमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है ना, संवैधानिकता जो है ना, ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये जो एक्ट में अमेंडमेंट हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को फॉलो करती है कि नहीं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा जाता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है, तो ये बिल्कुल आपको सही है ना। किसी भी एक्ट जो है, किसी एक्ट की अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अगर चेक करनी है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जो होती है ये आपको आर्टिकल 145(3) में लिखा हुआ है कि बेंच जो होगा वो 5 से कम लोगों की बेंच नहीं होगी, मतलब 5 से ज़्यादा लोगों की बेंच होगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हमेशा 5 से ज़्यादा लोगों की होगी। नॉर्मल जो बेंच होती है वो 2 बेंच की होती है ना, 2 लोगों की, 2 जज की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन बेंच। ठीक है, ठीक है, कभी कभी 3 भी होती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होती है उसमें आपको 5 से ज़्यादा लोगों की होती है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, सो बोथ 1 और 2 इज द आंसर। समझ में आया? ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया देर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में है ना कोई ऐसा लॉ नहीं है इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शन में है ना अगर कोई 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर खड़े हो कंटेस्ट कर रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है कि 1991 में लोकसभा इलेक्शन में देवीलाल जी थे, श्री देवीलाल, वो 3 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से लड़े थे। 2 चीज़ें हो गई, तो ये बिल्कुल सही है कि 1991 में देवीलाल जी थे, श्री देवीलाल, वो 3 लोकसभा इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुए थे। ठीक है, इसके बाद तो ये तो आप वैसे भी याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन अब तो ये बिल्कुल सही है। तो 1991 में जब ये खड़े हुए, 1996 में क्या होता है कि आरपीए एक्ट 1951 को अमेंड किया जा सकता है और वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाती है कि कोई एक कैंडिडेट मैक्स टू मैक्स 2 कंस्टिट्यूएंसी से एक इलेक्शन में लड़ सकते हैं। तो देर इज नो लॉ, ये गलत हो गया, है लॉ। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है ना।
अगला है कि एज पर द एग्जिस्टिंग रूल इफ ए कैंडिडेट कंटेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कंस्टिट्यूएंसी हिज हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू द कंस्टिट्यूएंसी वैकेटेड बाई हिम हर इन द इवेंट ऑफ हिम हर विनिंग इन ऑल द कंस्टिट्यूएंसी। ये कह रहा है, ऐसा तो आपको ही पता है कि देख के ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि अभी जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा जगह से लड़ता है और दोनों जगह अगर ये विन हो जाता है तो एक जगह तो वैकेट करेगा सीट को, तो उस जगह जो सीट को वैकेट करेगा तो वहां पे इलेक्शन में जो खर्च होगी वो पार्टी बियर करेगी। ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है। ये इलेक्शन की कॉस्ट ईसीआई ही बियर करती है, चाहे कुछ भी हो, है ना। ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये सही है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट, सिर्फ 2 ओनली सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर किस किस चीज में है? ऑल इंडिया सर्विस में जो आपको राज्यसभा की पावर ज्यादा है ना, तो ये होगा नहीं। ऑल इंडिया सर्विस ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करनी हो तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का इक्वल पावर है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो या ऑर्डिनरी बिल हो। समझ में आया? या प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट करनी हो, है ना। ठीक है, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट ये लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। समझ में आया? ऑल इंडिया सर्विस राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। कट मोशन ये सब लोकसभा की है। क्लियर? सो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर है। क्लियर? देखिए यहां पे सारी आपको इक्वल पावर राज्यसभा और लोकसभा जितनी भी हैं, चीफ जस्टिस को हटाना हो, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, है ना, ऑर्डिनरी बिल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, ये सारी जो है वो आप इक्वल पावर है। समझते? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कैग हो, चाहे फाइनेंस कमीशन हो, इनकी रिपोर्ट को कंसीडर करना हो तो ये आपको दोनों का इक्वल पावर है। तो जितनी भी जगह दोनों का इक्वल पावर है वो मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव। लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है? टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, टू पास ए मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अभी मैंने बात की है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे अगर, क्योंकि 75 आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है क्या कि लोक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर अगेंस्ट मिनिस्टर होती है तो आपको क्या होती है? दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं अगर ऐसी होती है तो। प्रेसिडेंट को इम्पीच में अभी हमने बात की है ना, 61 आर्टिकल। प्रेसिडेंट को इम्पीच अगर करनी है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए दोनों का इक्वल पावर है, लोकसभा राज्यसभा दोनों का, है ना। तो एक्सक्लूसिव जुडिक्शन में ये सिर्फ 2 ओनली आएगा आपको। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी को अगर रेटिफाई करना होगा तो दोनों का है। देखिए इमरजेंसी का जो है, इमरजेंसी है ना, अप्रूवल, रेटिफिकेशन, है ना, वो इक्वल पावर है लोकसभा राज्यसभा दोनों का। ठीक है, तो ये राज्यसभा लोकसभा की दोनों की इक्वल पावर है। तो सिर्फ लोकसभा का, तो ये मैंने बाकी आपको डिटेल दे दी है कि मनी बिल के केस में, है ना, राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है ना। इसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग, है ना। राज्यसभा सिर्फ बजट को डिस्कस कर सकते हैं, उसको वोट नहीं कर सकता है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये लोकसभा की स्पेशल पावर भी मैंने लिख दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है और उसमें से कौन सा सही है। हमारे संविधान में आर्टिकल 93 है, 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात हुई है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस की बात में। और जैसे ही हाउस स्टार्ट होगी तो हाउस ऑफ पीपल क्या करेंगे? दो मेंबर्स को चूज करेंगे, है ना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ये हाउस चूज करेगी, है ना। समझ में आया? ठीक है, ध्यान रखिए। अब क्या है कि एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच दैट एज, अब पहले तो स्पीकर की इलेक्शन होती है और डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो कौन फाइनल कर फिक्स करेगा? स्पीकर करेगा। तो ये आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा है कि देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूली। दिस इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, है ना, ये ऐसा कुछ मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। 10वें लोकसभा तक ये क्या होती थी? 10वें लोकसभा तक दोनों जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते थे वो रूलिंग पार्टी की होती थी 10वें लोकसभा तक।
लेकिन 11वें लोकसभा से एक कंसेंसस बना सब लोगों में मिल करके कि स्पीकर जो होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा, है ना, या रूलिंग अलायंस का होगा, और डिप्टी स्पीकर जो होगा वो मेन अपोजिशन पार्टी को जाएगा, मेन अपोजिशन पार्टी को जाएगा। ये आपकी बात है, ठीक है। सो दिस इज अ इनफॉर्मल कंसेंसस, दिस नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन। समझ में आया? ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील्स लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। बिल्कुल, आप इस बात को भी समझ के रखें कि जब वो डिप्टी स्पीकर स्पीकर की कुर्सी पे होते हैं, ठीक है, जब डिप्टी स्पीकर जो है वो आपको स्पीकर की कुर्सी पे होते हैं तो उनके जो भी फैसले होते हैं, है ना, उसको आप वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस होते हैं। समझ में आया? तो उनकी जो फैसले हैं उस पर अपील नहीं किया जा सकता है। क्लियर? The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। ऐसा कुछ नहीं है, है ना? क्लियर? समझ में आया? डिप्टी स्पीकर इलेक्टेड बाय द लोकसभा, अपने लोकसभा में जितनी मेंबर हैं उसी के मेंबर में से सेलेक्ट की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पीकर उसकी रिजोल्यूशन करेंगे और प्राइम मिनिस्टर उसको सेकेंडेड करेंगे, तो ये दोनों गलत हो गई। सो 1 और 3 इज राइट। होप आपको समझ में आई होगी। बाकी और अगर आप देखोगे कि ज्वाइंट सेशन में ये डिप्टी स्पीकर जो है सो स्पीकर करते हैं, है ना, स्पीकर अगर नहीं रहेंगे तो डिप्टी स्पीकर उसको प्रिसाइड करेंगे, और स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं रहेंगे तो ज्वाइंट सीटिंग में डिप्टी चेयरमैन करेंगे। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेन एडवांटेज क्या है? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, पहला ये है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर इफिशियंट, है ना, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोर इफिशियंट है और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी को प्रोवाइड करता है। ये होगा क्या? दूसरा, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। द हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट वो होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, बिना इलेक्शन किए हुए चेंज नहीं किया सकता है। गलत बात है ना? ठीक है, आप जब चाहो प्राइम मिनिस्टर चेंज कर सकते हो, ये गलत हो गया। इसके बाद आपने 75 में पढ़ा है कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबल, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स द रिस्पॉन्सिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना। तो जो मेन एडवांटेज है, जो मेन एडवांटेज की बात कर रहा है, दिस इज नॉट अ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इट्स अ एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो है, समझ में आया? ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, तब तो इसका मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है ना। तो ये जो होती है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल, दोनों डिफरेंट है ना, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे अलग अलग, और यह है एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अलग अलग नहीं काम करता है, क्योंकि अलग अलग जो काम करता है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में करता है। होप आपको ये समझ में आया होगा, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करना है तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है ना। उसके लिए क्या जरूरत होगा? क्या कंसेंट, हर स्टेट की कंसेंट जरूरत होगा, या विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट का कंसेंट जरूरत होगा, या विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसेंट, या जिस स्टेट के लिए बना रहे हैं कंसर्न स्टेट है उसकी कंसेंट जरूरी होती है, या कोई कंसेंट की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 253 है, ठीक है, इसमें कहता है 253 में कहता है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो कोई लॉ बना सकता है, एनी लॉ फॉर होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए बना सकता है, या एनी पार, और किसी एनी पार्ट के लिए, है ना, इंडिया के किसी भी स्टेट के लिए, पार्ट के लिए बना सकता है टू इम्प्लीमेंट, है ना। अगर गवर्नमेंट ने कोई क्या किया है, एनी ट्रीटी किया है कोई, है ना, कोई एग्रीमेंट किया है दूसरे कंट्री के साथ में, या कोई कन्वेंशन, है ना, ठीक है, तो कोई कन्वेंशन को या कोई ट्रीटी को
या एग्रीमेंट को लागू करना होगा, है ना, किसी कंट्री के साथ में कोई ऐसी ट्रीटी है, कोई एग्रीमेंट है, कोई कन्वेंशन है, या कोई डिसीजन हुआ है किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, है ना, किसी बॉडी में, तो उसको उसके लिए पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने के लिए। इसके लिए किसी स्टेट की कंसेंट की जरूरत नहीं होती है ना। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, जो आपने ट्रीटी की है, जो एग्रीमेंट की है किसी कंट्री के साथ में, उसको लागू करने के लिए, है ना, आप जो है सो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इसके लिए किसी स्टेट की कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कुछ चीजें आपसे पूछा है ना, कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो कैबिनेट के मेंबर है वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, है ना। जो कैबिनेट में होते हैं वो कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अगर नहीं भी होते तो उनको 6 महीने में फिर आपको मेंबर बनने पड़ते हैं। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के। तो कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। तो ये तो आपको सही है। दूसरा है कि मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल द एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। मिनिस्टर तब तक होल्ड ऑफिस करता है जब तक कि, अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा है ना इसको, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 75 में लिखा हुआ है ना, 75(3) में, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना। सो मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। समझ में आया? कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और कैबिनेट जो हेड होते करते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये गलत हो गया, थर्ड जैसे ही गलत हुआ तो आंसर हो गया 1 2। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिमिटेशन ऑन द ऑथोरिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट लॉज कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जो इंपोर्टेंट लॉज है, ज़्यादा मतलब कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ जो होते हैं, जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट लॉ, मतलब जितने लॉ होते हैं उसमें जो मोस्टली जो होते हैं, है ना, ज़्यादातर जो लॉ होते हैं वो आपको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लिया जाता है। ठीक है, पहला तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पार्लियामेंट हैज़ टू ऑपरेट विद इन द जुडिक्शन एयरमार्क बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सारे लॉ को नहीं करना पड़ता है, तो मैक्सिमम लॉ को आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के पास नहीं ले जाना पड़ता है। 2 लॉ हैं इसमें, कि अगर किसी स्टेट की बाउंड्री अगर चेंज करनी हो, किसी का स्टेट का नेम चेंज करना हो, है ना, स्टेट का नेम या बाउंड्री चेंज करना हो, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाती है। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट उस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजते हैं फॉर देयर ओपिनियन, है ना। लेकिन इनकी जो ओपिनियन होती है वो बाइंड होती नहीं है ना। तो उसमें, और एक आपको मनी बिल में प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। तो ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज जो है, तो ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ही ऐसे हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, बाकी जितनी भी लॉ है उसमें प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती, प्रायर परमिशन। तो ये बिल्कुल मोस्ट जो लिखा है ये गलत हो गया, फ्यू होगा। सम ऑफ द बिल्स रिक्वेस्ट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट हैज टू ऑपरेट विद इन, तो ये बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट को अपने जुडिक्शन में वर्क करना है। तो ये 2 ओनली इज द राइट। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज देड टू क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द लेजिस्लेटिव कंट्रोल। ठीक है, सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या। सो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है, इसमें क्या होता है कि एक मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर उसको लग रहा है कि जो हाउस जो है डू नॉट फॉलो द नॉर्मल जो रूल्स है चलने का, है ना, द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर। ठीक है, जो प्रोसीड्योर चलने का है, जो रूल्स है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो एक मेंबर क्या कर सकता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकता है ना। समझ में आया? क्लियर? रूल्स ऑफ द हाउस, इट शुड बी रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस। समझ में आ रहा है? या कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल जो हाउस के बिजनेस को करता है, हाउस के बिजनेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, समझ में आया? और जनरली ये किसके द्वारा होगा? अपोजिशन मेंबर के द्वारा जनरली उठाया जाता है, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट कि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। सो दिस वन इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस
और इसमें कोई डिबेट की अलाउड नहीं होती। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड टू क्रिटिसाइज ए पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, हाउस रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, या आर्टिकल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बिजनेस ऑफ हाउस ऐसे रेगुलेट होती है, ऐसे करनी है, उस तरह से नहीं चल रही है, कोई रूल्स ऑन प्रोसीड्योर उसके हैं, है ना, हाउस के चलने के, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो कोई मेंबर उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकता है। सो दिस इज अ टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, लेजिस्लेटिव को कंट्रोल करने का टूल है, इसमें कोई डिबेट नहीं होती है। क्लियर? तो ये बिल्कुल सही है, रीजन सही है, असर्शन गलत है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कुछ है, देखते हैं क्या है। इफ 40 और मोर मेंबर्स सपोर्ट एन एडजर्नमेंट मोशन ओनली देन द रिलेटेड मैटर कैन बी टेकन अप फॉर डिस्कशन। 40 लोग कम से कम एडजर्नमेंट मोशन। तो अब समझिए कि पहले तो एडजर्नमेंट मोशन होती क्या है। सो एडजर्नमेंट मोशन जो होती है ना, वो पहली तो बात है कि ओनली इन लोकसभा। इसमें क्या होता है, टू ड्रॉ क्या है, द अटेंशन ऑफ द हाउस, अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट है ना, कोई अर्जेंट मैटर है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, तो उसमें आपको क्या करते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन उठाया जाता है कि हाउस को अटेंशन दिलाने के लिए, ठीक है। तो इट्स अ जस्ट अ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो इसके लिए आपको 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और कम से नॉट लेस देन 2 आवर्स एंड 30 मिनट, 2.5 घंटे का कम से कम डिस्कशन। तो 40 मेंबर नहीं है, इट्स अ 50 मेंबर। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है कि अंडर द एडजर्नमेंट मोशन इवन अ सब जुडिस मैटर कैन बी टेकन अप फॉर कंसिडरेशन। ये बात आप समझ रखो, सब जुडिस मैटर को कभी भी आपको इसमें नहीं ला सकते हैं, सब जुडिस मैटर को इसमें नहीं लाया जा सकता है। समझ में आया गया? तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है कि अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कॉजेज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। आर्टिकल 112 में कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुआ है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपको, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, दोनों हाउस में लेट करेंगे। ये आपको क्या लग रहा है, सही है? नहीं है। 112 में यूनियन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट अ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इट्स अ प्रेसिडेंट, है ना, वो हर फाइनेंशियल ईयर में लेट आपको फाइनेंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कि कितनी एस्टिमेट है, रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस ईयर में, है ना, उसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इट्स नॉट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और सब जुडिस मैटर को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी इसमें सही नहीं है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। अब देखिए हमारे संविधान में जो आपको 89 आर्टिकल है, वहां पे लिखा हुआ है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, ठीक है। इसमें ना 66 में लिखा हुआ है, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी, इसमें कौन वोट दे सकता है, तो मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस। अब समझिए इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ इलेक्टेड होंगे, सीधे लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस, दोनों हाउस के मेंबर, तो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और सेक्रेट बैलेट से होगा। तो समझ में आया? तो ये होगी वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन। एक चीज इसमें आप ये भी लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये हमारे 66 में लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा, ना ही किसी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का होगा मेंबर। समझ में आया? अगर वो मेंबर होगा भी, अगर वो होगा भी किसी स्टेट के लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट के मेंबर होगा, तो जैसे ही वो इलेक्ट होंगे वाइस प्रेसिडेंट, तो ही शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है, तो वो उसमें डिम्ड ऐसा माना जाएगा कि वो जिस हाउस में भी होंगे उसमें मेंबर नहीं है। बट डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं, वो डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं, वो उसके काउंसिल ऑफ स्टेट में राज्यसभा खुद चूज करती है अपने मेंबर में से किसी को डिप्टी चेयरमैन।
तो द चेयरमैन जो होते, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर। चेयरमैन तो मेंबर नहीं होंगे, बट डिप्टी चेयरमैन मेंबर होंगे, है ना। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है, while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election। बिल्कुल, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड जो होते हैं मेंबर वो वोट दे सकते हैं। दे हैव द राइट टू वोट, वाइस प्रेसिडेंट में वो वोट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सो 2 ओनली इज द आंसर। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली। लोकसभा डायरेक्टली लोगों पीपल के द्वारा इलेक्टेड है, इसलिए है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हैं, इसलिए है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व, राज्यसभा डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, है ना। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो दिस इज द आंसर। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अगला क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय द। पार्लियामेंट जो है सो स्टेट लिस्ट में जितनी भी सब्जेक्ट है उस पर बना सकती है। यूनियन लिस्ट की तो बनाएंगे ही बनाएंगे, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसको, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उस पर लॉ बना सकती है पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट में। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 249 है। 249 में ये लिखा हुआ है कि अगर राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट ये डिक्लेयर करेगी, एक रिजोल्यूशन पास करेगी, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट करें उसके 2/3 मेंबर, ठीक है, आपको ये कहेगा कि पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए तो ही बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर एक रिजोल्यूशन पास करेगा कि स्टेट लिस्ट में बनाना है, नेशनल इंपॉर्टेंस है, नेशनल इंटरेस्ट में, तो बना सकती है पार्लियामेंट। तो ये आंसर हो जाएगी राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर फाइल्ड बाई। कौन करेगा नॉमिनेशन फाइल, तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, कोई इंडिया में रिसाइड कर रहा है तो ठीक है नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। ए रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू कंटेस्टेड, जिस कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ना है उसी कंस्टिट्यूएंसी का रेसिडेंस होना चाहिए। क्या ये बात है, या एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, बस किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में इंडिया में उसका रोल हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो और उसका नेम जो है सो किसी भी इलेक्टोरल रोल में हो, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, कोई दिक्कत नहीं है, और एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें कोई भी इंडिया में जो रहता है वो जा करके लोकसभा के लिए फॉर्म भरेगा, एमपी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, है ना। बस सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होने से नहीं होगा। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन इंडिया तो 18 से कम वाले के भी हैं, तो हमें 25 वर्ष की तो कम से कम एज चाहिए। हमारी क्वालिफिकेशन है कि 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, और किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में है, जैसे मोदी जी कहीं और हैं एज अ इलेक्टोरल रोल में, बट वो लड़ते हैं कहाँ से, वाराणसी से, ठीक है। तो बस कहीं के इलेक्टर होने चाहिए, किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के, और कहीं पे भी लड़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में उनको लड़ना है उसी में वोटर लिस्ट में उनका नाम हो, ये भी गलत हो गया। सिर्फ सिटीजन होने से भी नहीं होगा, सिटीजन तो 18 से कम वाले भी बच्चे हैं, ठीक है। तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तो आंसर होगा सी। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इन द इलेक्शन फॉर द लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड। जीतने के लिए 50% कम से कम वोट चाहिए, ऐसा नहीं है। कल हमने बात किया था कि अगर मान लीजिए टोटल 100 लोग ही वोट दे रहे हैं तो 30 वाला विनर हो जाता है। 30 वाले विनर हो सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि कुछ लोग, किसी को 20 मिला, है ना, किसी को 25 मिला, है ना, किसी को 25 मिला, या किसी को 15 मिला, किसी को 10 मिला, बहुत सारे इलेक्ट हैं। तो अगर इसमें जो सबसे ज़्यादा मिला उसी को आपको विनर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 50% का वोट लेगा उसी को विनर घोषित करेंगे, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या चलता है, फर्स्ट पास्ट द, कल हमने डिस्कस किया था इसको, पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि उनको 50% नहीं चाहिए वोट, ठीक है, मेजोरिटी मतलब 50% वोट नहीं चाहिए, 50% ज़्यादा, मतलब जो सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा वोट जिनको मिला है वो विनर होते हैं। तो 50% पुराना कम से कम ये गलत है।
दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर टू द ऑपोजिशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि 10वें लोकसभा तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों जो है रूलिंग पार्टी के होते थे। 11वें लोकसभा से सब बैठ करके एक कंसेंसस बनाए, इनफॉर्मल कंसेंसस, कि हम स्पीकर जो होंगे वो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्पीकर जो होंगे वो रूलिंग पार्टी के और डिप्टी स्पीकर जो होंगे वो आपको अपोजिशन के। ये बाद में ये इनफॉर्मल कंसेंसस था, तो दोनों में से कोई सही नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें से लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट कौन सी है? देखिए, पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है, वो फाइनेंशियल कमेटी होती है, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, कुछ और भी कमेटी है, अदर में लिख लीजिए, और वन एडॉक भी होती है। ठीक है, एडॉक कमेटी। तो ये 4 तरह की होती है, फाइनेंशियल कमेटी, एडॉक कमेटी, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी और अदर कमेटी। 24 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी। अब जो फाइनेंस कमेटी होती है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वन है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक एस्टीमेट कमेटी और एक कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये होते हैं 3 फाइनेंस कमेटी में। अब अदर कमेटी में क्या होंगे? जैसे मान लीजिए कि प्रिविलेज की कमेटी हो गई, एथिक्स कमेटी भी बहुत न्यूज में थी, महुआ मोइत्रा के इस पे थे ना, तो वो भी पढ़ के रखना आप। एडॉक और एडॉक होते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाई जाती है। देन फिर 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, दीज आर द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो हमसे पूछ रहा है कि द अकाउंट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इसमें तो सबसे बड़ी कौन है? तो जो कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, उसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। 1 साल के लिए होती है, दोनों हाउस से डेफिनेटली सिलेक्ट होगा। कमेटी ऑफ एस्टिमेट, ये 30 मेंबर होते हैं और ये पूरी लोकसभा से सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, 1 साल के लिए होती है टर्म। द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। द कमेटी ऑन पेटिशन, इसमें 15 मेंबर होते हैं, है ना, और इसकी कोई टेन्योर फिक्स नहीं होती है और ये लोकसभा के स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपकी हैं, ये सबसे बड़ी कौन होगी? द एस्टिमेट कमेटी, जिसमें 30 के 30 लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको पूरी एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमिनेंट पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रेड आर द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। दोनों स्टेटमेंट से कौन सी सही है? तो इसमें ध्यान रखिए आप कि द पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, जीओआई एक्ट, जो 1998 था, जिसको हम लोग मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो है, ठीक है, उसके तहत ये आई थी पब्लिक अकाउंट कमेटी। लेकिन इसको 1921 में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी, इसमें मेंशन थी 1921 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हर साल ये बनाया जाता है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। मिनिस्टर इसमें मेंबर नहीं हो सकते हैं, मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकते हैं। और इनका जो काम है, अपॉइंट, जो चेयरमैन होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट्स द चेयरमैन। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इमिनेंट पर्सन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमिनेंट पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री और ट्रेड आर मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट। नहीं, पब्लिक अकाउंट में मेंबर कौन होते हैं? सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो ये गलत हो गया। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट। और व्हाट इज द वर्क ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी? इट एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। कैग की जो रिपोर्ट होती है ना, जो प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट में लेट की जाती है, उस रिपोर्ट को ये एग्जामिन करती है। अब कैग 3 रिपोर्ट देती है। 1 इज द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक फाइनेंस अकाउंट और एक पब्लिक अंडरटेकिंग की ऑडिट रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्ट प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट में रखी जाती है और उसको एग्जामिन कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। याद रखना। अब फिर पार्लियामेंट्री अकाउंट पे क्वेश्चन है कि इसमें 25 मेंबर होते हैं लोकसभा के, गलत हो गया, अभी हमने पढ़ा है। स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपको क्या लग रहा है? सही है। तीसरा क्या है? चलिए बात करते हैं। एग्जामिन द स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल, ये है क्या? नहीं। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है। एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैग की जो 3 रिपोर्ट होती है उसकी एग्जामिन करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट की इस प्रोपोजिशन फाइनेंस अकाउंट को नहीं पॉइंट करती है ये, और ये क्या करती है? जो कैग 3 रिपोर्ट देती है, 3 रिपोर्ट कौन कौन? रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसको आप करता है। इसको गवर्नमेंट की नहीं,
कैग की, तो आंसर हो गई 3 वाली। ये एक्सप्लानेशन है, ठीक है। ओके ओके, एक मिनट। सी, ये तो गलत हो गया। सो एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैग, और ये भी आपका सही होगा, स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस अकाउंट, क्योंकि हमने देखा है कि जो कैग जो रिपोर्ट देती है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी तो गवर्नमेंट की अप्रोप्रिएशन अकाउंट होती है। ये गवर्नमेंट की जो अप्रोप्रिएशन रिपोर्ट है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसी की ऑडिट करती है ना। अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट की ऑडिट कौन करता है? कैग। और ऑडिट करके फिर वो क्या करती है? प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट फिर क्या करता है? उसको पार्लियामेंट में देता है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, तो इसमें ये दोनों आंसर होंगे। सो 2 एंड 3 दोनों होंगे, ओनली 3 नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ द कमिटी ऑफ एस्टिमेट का क्या काम है, ठीक है। सो इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट में बी इफेक्टेड। इट स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये इनका काम नहीं है ना, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। इट एग्जामिन रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वेदर पब्लिक अंडरटेकिंग आर रन एफिशिएंटली, ये भी उधर हो गया। इट एग्जामिन्स बिल ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। सो दिस इज द आंसर। अब क्या है कि एस्टिमेट कमेटी क्या करता है? एस्टिमेट कमेटी में 30 लोकसभा के मेंबर होते हैं, हमने बात कर दिया। ये क्या करता है कि गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है ना, वो एक्सपेंडिचर कैसे कर रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड सही से कर रही है कि नहीं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड सही से कर रही है कि नहीं। और ये ऑल्सो ये भी बताते हैं कि भाई ठीक है, आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपको इतना फंड लग रहा है, कि कैसे इसको इफ़िशियंसी लाया जाए और कैसे इसमें ये इकोनॉमी हो, मतलब कम पैसा खर्च करके काम कैसे किया जाए, ये सब भी एस्टिमेट कमेटी बताती है ना। कि आप ऐसे इसको कर रहे हो, अगर ऐसे करोगे तो आपके कम इकोनॉमी होगी, है ना, इफ़िशियंसी बढ़ेगी। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कौन सी कमेटी पार्लियामेंट्री है जो स्क्रूटनाइज एंड रिपोर्ट द हाउस whether the power to make regulation, rules, sub-rules, bylaws conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। कौन सी कमेटी है जो इस चीज़ को स्क्रूटनाइज करती है कि जो भी रेगुलेशन, रूल या बाइलॉ बनाए गए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है पार्लियामेंट को या एग्जीक्यूटिव की, वो सही से एक्सरसाइज किया जा रहा है प्रॉपरली। तो ये क्या, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल्स कमेटी, और इट्स अ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। कौन सी कमेटी करती है? तो इट्स अ कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। डिफरेंट कमेटी है, एक पीडीएफ है, आप उसको देखना, ठीक है ना, विल सेंड दैट पीडीएफ। सो इसमें देयर आर डिफरेंट कमेटी, तो ये आपको पूरी उठाई हुई है ना, देख सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा की 15 मेंबर है ना। स्पीकर जो है सो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है ना, और बाकी मेंबर्स जो है सो स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गई कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। आप इसको देख लेना, है ना, सारे मेंबर्स की एक लोकसभा की साइट पे ये पीडीएफ पड़ी हुई है। द कमिटी स्क्रूटनाइज एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, बाई रूल्स conferred by the constitution or delegated by parliament are being properly exercised by the executive within the scope of delegation। यही पूरी लाइन आपको छापी हुई है। और गवर्नमेंट एश्योरेंस जो होती है कमेटी, है ना, वो आपको 15 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट की जाते हैं, मिनिस्टर इसमें नहीं मेंबर होते हैं, ठीक है। ये है, आपको इसको डिटेल एक बार पढ़ लेना। रूल कमेटी है, इसमें 15 मेंबर होते हैं, और रूल कमेटी में भी एक्स ऑफिशियो, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल कमेटी में स्पीकर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और ये जो जो प्रोसीड्योर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस हाउस की है, वो उसमें कोई रूल्स में अगर कुछ चेंज करना होगा, रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के प्रोसीड्योर में, तो उसके लिए सजेशन देती है, ठीक है। अगला है कि द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड, कितने दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा का टर्म 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है एट ए टाइम, ठीक है। 5वें लोकसभा में, फिफ्थ लोकसभा में दो बार बढ़ाया गया था, है ना, ठीक है। और लेकिन हर क्या है कि 6 महीने के बाद नहीं बढ़ाया, पीरियड ऑफ 6 मंथ के बाद, समझ में आ रहा है? जैसे ही लेकिन इमरजेंसी खत्म हो जाएगा, उसके 6 महीने के बाद इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। सो क्वेश्चन है कि नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ एट अ टाइम ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन, तो 6 मंथ नहीं है। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम ऑफ ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, बट नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज सीज्ड टू बी। जब आपकी
इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी उसके 6 महीने के बाद ये कंटिन्यू नहीं होगी। तो ये बी आपका आंसर होगा। यहाँ पे 3 मंथ लिखा हुआ है, सो दिस इज नॉट आंसर, सो बी आंसर होगा। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे पार्लियामेंट कैसे आपको क्या करती है, कंट्रोल करती है उसकी तो एडजमेंट मोशन है, अभी बात किया था हमने क्वेश्चन आवर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो एडजमेंट मोशन की अभी मैंने बात किया था कि एडजमेंट मोशन जो है कि हाउस सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, जनरली अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाई जाती है। तो ये हो गया। दूसरा है कि क्वेश्चन आवर जो होती है, जो 11 से 12 होती है, फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग जो होती है ना हाउस की, वो क्वेश्चन आवर होती है। उसके बाद 0 आवर होती है। 0 आवर तो अपनी इंडिया की इन्वेंशन है, इंडियन इन्वेंशन है ना। 0 आवर से एजेंडा ऑफ हाउस जब तक स्टार्ट होती है तब तक, मतलब 12 बजे से जनरली 1 बजे तक होती है ना। तो ये भी हो गया। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक नोटिस देनी पड़ती है, कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए 15 दिन की नोटिस देनी पड़ती है, तो 15 दिन में मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो उसमें अगर मान लीजिए कि किसी को अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना है कि ड्यूरेशन ऑफ, जैसे मान लीजिए कि अर्जेंटली क्वेश्चन पूछना है और ड्यूरेशन का वेट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो अगर स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो मिनिस्टर उसका आंसर देंगे। तो ये तीनों जो आपको आंसर है, और 0 जो आपको क्वेश्चन आवर है, ठीक है ना। क्वेश्चन आवर में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सो क्वेश्चन ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो ये भी आपका है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि एडजर्नल मोशन इन पार्लियामेंट का पर्पस क्या है। तो मैंने ये बात कर दिया, टू अलाउ द डिस्कशन ऑन डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये हमने बात की थी, ठीक है। इकोनॉमी कट मोशन ये होती है, इट इज मूव सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड विल बी रिड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक अमाउंट टू अलाउ ए रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट, ये इकोनॉमिक कट मोशन होता है, इट्स नॉट अ एडजर्नमेंट मोशन। समझ में आया, ठीक है। अगला है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इंडिया में है उसके बारे में, देर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, ये सही है हमारा। लेकिन चूंकि 75(3) में ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो करेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो इसीलिए इसका एसेंस जो है सो नो कॉन्फिडेंस मिशन का 75(3) से मिलता है, बट एक्सक्लूसिवली ये मेंशन नहीं है, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा कि जैसे कम से कम 50 एमपी का समर्थन चाहिए, कोई भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी एमपी जो है सो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ये कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद अगर ऐसा करना होगा तो स्पीकर को एक नोटिस देना होगा, अगर स्पीकर उसको एडमिट करेगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मिनिस्टर, तो एनसीएम की फिर डिस्कशंस वगैरह होगी, ठीक है। और इसकी कौन सी रूल से होती है, 198(1) और 198(5) रूल्स ऑफ लोकसभा के आधार पर, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले जो नो कॉन्फिडेंस मिशन स्टार्ट लाई गई थी वो 1963 में लाई गई है। अभी तक 26 बार नो कॉन्फिडेंस मिशन आए हैं। और अगर मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोट पास हो जाती है तो काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। सो मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, ये सही है। तो दोनों आपका सही है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये एक्सप्लानेशन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। सो इट्स अबाउट द सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर, अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एलोन, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं की जा सकती है, ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ होते हैं, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये नॉट करेक्ट आपसे पूछ रहा है। सो मोशन कैन नॉट है तो ये बिल्कुल सही है। अ सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सेंसर मोशन होती है वो आपको पार्लियामेंट में ऐसे स्टेट असेंबली में मूव की जाती है अपोजिशन के द्वारा अगेंस्ट स्पेसिफिक पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट अगेंस्ट स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी है ना, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द मिनिस्टर। एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के किसी पॉलिसी पे भी कर सकता है सेंसर मोशन, किसी मिनिस्टर पे कर सकता है, या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भी कर सकता है। तो सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल, बिल्कुल इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भी कर सकता है। तो नॉट करेक्ट में यही होगा, सेंसर मोशन सिंगल मिनिस्टर पे हो सकता है, इंटायर पे भी हो सकता है, और ग्रुप कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। द सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड, तो कैन भी नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसके कारण सेंसर मोशन में रिजाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इंडिविजुअल पे की जा सकती है बट रिजाइन की नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में रिजाइन करनी पड़ती है ना। ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द
क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट एंड नाउ विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है, ये बहुत न्यूज में रहती है अभी। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट रेगुलेट्स द लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन। जो इंडिया में लीगल एजुकेशन है और लीगल प्रैक्टिस है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो रेगुलेट करती है। तो ये आपको बिल्कुल सही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसकी जो पावर आती है कहाँ से आती है, वो है एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत, और यही रेगुलेट करती है लीगल प्रैक्टिस ऑफ इंडिया में और लीगल एजुकेशन। तो ये बिल्कुल पहला सही है। दूसरा, इन इंडिया द लॉ एम्पावर्स द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट टू बी ऑब्जर्व बाई। जो एडवोकेट्स होते हैं, जो वकील हैं, है ना, वो आपको प्रोफेशनल कंडक्ट को और प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिक्वेट को ऑब्जर्व करे, एडवोकेट, है ना, स्टैंडर्ड प्रोफेशनल कंडक्ट को, ये इसके लिए रूल्स बनाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको इसमें अगर बात करें तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 49(1)(c) है ना, एडवोकेट एक्ट, ये एडवोकेट 1961 में ये लिखा हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है रूल बनाएगी कि जो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट है वो एडवोकेट के द्वारा कौन सा अपनाया जाएगा। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। तीसरा है, इन इंडिया द लॉ अलाउज द लॉयर एंड लीगल प्रैक्टिशनर टू एडवर्टाइज देयर वर्क। नहीं, इंडिया में आपको रूल 36 है ना, रूल 36 है, उसके आधार पे एंड और इट्स रूल गवर्निंग एडवोकेट्स हैं, उसमें बीसीआई ने जो रूल्स बनाई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उसमें ये कहा है कि लॉयर जो है एडवर्टाइज नहीं कर सकते अपने वर्क का कि हम इन्होंने यहाँ पे काम किया है और इसमें हमारी ऐसी जजमेंट हुई है, ये नहीं कर सकता है। सो इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। बट यूनाइटेड स्टेट में, है ना, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इसमें एडवर्टाइज करते हैं कि हमने ये केस जीत ली है, ऐसे, समझ गया ना। तो ये भी नहीं है। सो फर्स्ट एंड टू इज़ द आंसर। एक चीज़ जो अभी ये न्यूज़ में क्यों बार ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया था कि बीसीआई ने क्या किया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन लॉयर्स को, जो फॉरेन के लॉयर्स हैं, है ना, वो लॉ फॉर्म है, उसको इंडिया में प्रैक्टिस के लिए अलाउ कर दिया है, प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये कैन नॉट अपीयर इन कोर्ट, कैन नॉट अपीयर इन कोर्ट, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये जस्ट एडवाइज कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, एडवाइज क्लाइंट को, है ना, एडवाइज क्लाइंट्स ऑन जितनी भी फॉरेन लॉ है और कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन है उसमें एडवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए न्यूज में थी, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है प्रकाश सिंह और यूनियन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वो किससे रिलेटेड है। तो प्रकाश सिंह वर्सेज जो यूनियन ऑफ इंडिया है, ये आपको पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको कि डीजीपी की अपॉइंटमेंट के बारे में, कि जो डीजीपी कैसे होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे, है ना, वो जो 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होंगे जो प्रमोशन के लिए, है ना, और यूपीएससी के लिए जो इम्पैनल किए जाएंगे, यूपीएससी के द्वारा जो इम्पैनल किए जाएंगे, और जिनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है, वेरी रिकॉर्ड अच्छी हो उनकी, है ना, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, है ना, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस फोर्स को हैंडल करने का, तो उनको उनमें से एक को डीजीपी बनाने पड़ेगा, और उनकी टेन्योर, फिक्स टेन्योर कम से कम 2 साल होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उनको हटानी चाहिए। तो ये प्रकाश सिंह यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जो केस थी वो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, अगला है कि फुल कोर्ट मीटिंग के बारे में क्या सही है। सो फुल कोर्ट मीटिंग क्या होती है, न्यूज में था। देखिए, फुल कोर्ट मीटिंग आर एन आइडियल ओकेजन टू अराइव एट कॉमन सॉल्यूशन टू डील विद प्रॉब्लम दैट विजिट द कंट्रीज लीगल सिस्टम। कंट्री लीगल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसमें फुल कोर्ट मीटिंग करके उसको, उससे कॉमन सॉल्यूशन निकल सकती है। नाउ फुल कोर्ट मीटिंग होती क्या है। सो फुल कोर्ट मीटिंग जो होती है उसमें क्या होता है, जितने भी जज ऑफ द कोर्ट होते हैं, कोर्ट की जितनी भी जजेज होते हैं, वो सारे एक जगह बैठ करके मीटिंग करते हैं, है ना। सो दैट्स अ फुल कोर्ट मीटिंग। और बैठ करके जो भी प्रॉब्लम होती है लीगल सिस्टम में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसकी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि द फुल कोर्ट मीटिंग इज कन्वेंट एट द डिस्कशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर कैलेंडर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनरली, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, बट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फुल कोर्ट मीटिंग जो है सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाते हैं कि जो भी इशूज होंगे जुडिशरीज के इंपॉर्टेंस के लिए, है ना, तो उसके लिए ये बुलाते हैं। तो ऐसा कुछ रूल्स तो नहीं है, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने डिस्कशन में बुलाते हैं। The senior designation of practicing advocate in Supreme Court and High Courts are also decided during the full court meeting.
फुल कोर्ट मीटिंग में जो डिजिग्नेशन है ना, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उनकी सीनियर डिजिग्नेशन है ना, ये आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उनकी सीनियर डिजिग्नेशन ये डिसाइड होती है फुल कोर्ट मीटिंग में। तो ये बिल्कुल सही है ना। अब इसमें बेसिकली इसकी जो फुल कोर्ट मीटिंग की आइडिया है कि सबको एक साथ लेके चलना है ना, और यहाँ पे आराम से कोई भी जितनी भी कंट्री में कोई लीगल सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो उसको कुछ अमेंड करना हो या कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड होती है। तो ये आपको तीनों के तीनों सही है। तो ये एक्सप्लानेशन है। अगला क्वेश्चन है कि जुडिशियल कस्टडी पे क्वेश्चन है ना, ये सब न्यूज में है। अनलाइक जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी रिक्वायर्ड टू द एक्यूज टू बी फर्निश्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर में आपको करनी है। तो पुलिस कस्टडी में अगर आप किसी को पुलिस कस्टडी में ले रहे हैं तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने में 24 घंटे में आपको प्रस्तुत करने हैं। तो ये बिल्कुल सही है ना। पुलिस कस्टडी का मतलब क्या हो गया कि अगर पर्सन को डिटेन किया है पुलिस स्टेशन में, ठीक है, या लॉकअप में रखा है, ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन ने किया गया है क्राइम, तो उसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लॉकअप में रख सकते हैं, लॉकअप में रखोगे तो ये हो गया पुलिस कस्टडी। बट इसमें क्या है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास में ले जाना है, उसमें जाने आने का ये सब हटा करके है, ठीक है। सो ये पुलिस कस्टडी हो गई। और जुडिशियल कस्टडी क्या हो जाएगी, जुडिशियल कस्टडी क्या होगी, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी जो होगी उसमें क्या होती है कि जुडिशियल कस्टडी जो पर्सन होंगे वो मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब पुलिस कस्टडी में क्या होगा कि आपको पुलिस कस्टडी में है आपको, तो आप लीगल काउंसिल जो हैगा, लीगल काउंसिल, ठीक है ना, आपको राइट है लीगल काउंसिल का, और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको किस ग्राउंड पे लिया गया है पुलिस के द्वारा वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि पुलिस कस्टडी में जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होती है वो इंट्रोगेट कर सकते हैं पर्सन को, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, आपको जुडिशियल कस्टडी में अगर उसको इंटीग्रेट, ठीक है ना, अगर आपको इंटरोगेट करनी है तो आपको क्या करना होगा, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो इन जुडिशियल कस्टडी द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कैन इंटरोगेट अ पर्सन वाइल इन पुलिस कस्टडी ऑफिशियल नीड टू परमिशन। नहीं, पुलिस कस्टडी में इंटरोगेट कर सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी में, है ना, जुडिशरी के कस्टडी में चले गए ना, तो उसमें क्या होगा, आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल गलत है। सो दिस इज द आंसर इज ए। पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपको। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट लेजिस्लेशन दैट गवर्न द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन इन इंडिया, प्रिजन एक्ट 1894, सबसे पहले प्रिजन को मैनेजमेंट करने के लिए प्रिजन एक्ट जो है सो सबसे पहले ये लेजिस्लेशन थी। तो आपको मैं बता दूं कि प्रिजन एक्ट जो है, प्रिजन एक्ट ये 2023 में मॉडल प्रिजन एक्ट लाई गई है। तो सबसे पहले जो प्रिजन एक्ट थी पहला वो 1894 में ही आई थी, अब जाकर उसको प्रिजन एक्ट 2023 में इसको चेंज किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। दूसरा क्या है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजन एंड पर्सनस डिटेन्ड देयर इन फॉल अंडर द कंकरेंट। नहीं, ये आपको प्रिजन जो आती है वो आपको स्टेट लिस्ट में आती है, ठीक है। प्रिजन जो है आपको वो कौन सी लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में। पर्सन रिटेन देयर इन, प्रिजन्स एंड पर्सन रिटेन देयर इन, ये फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट। सो जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से प्रिजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। और जितनी भी लेजिस्लेटिव प्रोविजन होगी वो कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। मॉडल प्रिजन एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर द ग्रांट ऑफ पेरोल, फरलो और रिमिशन। इसकी मॉडल प्रिजन एक्ट जो 2023 में है उसमें इन सब की बात की गई हुई है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर ओनली 2, ये गलत हो गया। अब क्या है कि व्हाट इज द पेरोल, पेरोल क्या है और फरलो क्या है, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि पेरोल और फरलो क्या है। सो सी, पेरोल जो है मैटर ऑफ राइट नहीं है, बट फॉरलो जो है सो मैटर ऑफ राइट है, ठीक है। सो आप इसमें समझिए, देखिए, अ मैटर ऑफ राइट बट नॉट मेनी आर अवेयर ऑफ दिस यूजुअली ग्रांटेड आफ्टर 1 ईयर इन जेल मैक्सिमम 20 डेज ए ईयर। एक साल में 21 दिन की आपको छुट्टी मिल सकती है। एक साल पहले आप जेल में बिता दिए, उसके बाद आपको ये छुट्टी मिलती है। ग्रांटेड पीरियडिकली बट कैन बी डिनाइड इफ देर इज सफिशिएंट रीजन दैट इट विल गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो इसको डिनाई भी किया सकता है ना। ये आपको जो पीरियड ऑफ फरलो होती है उसको सेंटेंस का रिमिशन माना जाता है ना। इसमें आपको ग्रांटिंग करने के लिए कोई रीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। फैमिली से मिलते रहें इसके लिए गुड बिहेवियर पे इसको दे दिया जाता है ना। देन मे बी डिनाइड इफ द competent authority is satisfied on valid ground that there is no sufficient cause of granting payroll, ठीक है। ग्रांट ऑफ पेरोल डज नॉट डिस्क्वालीफाई अ prisoner from
द राइट टू फरलो, द ग्रांट ऑफ सब्सिक्वेंट पैरोल एंड फरलो आर सब्जेक्ट टू पुलिस रिपोर्ट ऑन द कन्विक्शन। पीरियड स्पेंट ऑन पैरोल इज नॉट काउंटेड एज रिमिशन। देखो इसमें रिमिशन की काउंट है और इसमें नहीं है, और 90 दिन मैक्सिमम मिल सकती है ना। समझ में आया? सो दिस इज द पेरोल एंड फरलो, ठीक है। दिस इज द मैटर ऑफ राइट, है ना, और नॉट अ मैटर ऑफ राइट। हालांकि अगर इंटरेस्ट सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा तो नहीं भी मिल सकता है। सो दिस आर द फरलोज एंड पैरोल्स। बाकी डिटेल में आपको दी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस पोर्सन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सी सेट पोर्सन, ठीक है। सी सेट के क्वेश्चन हम लोग करते हैं सी सेट का, ठीक है। सी सेट के क्वेश्चन में अगर आपको सबसे पहले ये है 2023 के क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइंग ए बी एंड विथ सी डी रिजल्ट इन 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। दैट्स मीन्स ये कह रहा है कि अगर ए बी को और सी डी को मल्टीप्लाई करें तो हमारा डी ई एफ आता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एडिंग डी ई एफ टू 3 अनदर 3 डिजिट नंबर। सो डी ई एफ है, डी ई एफ प्लस मान लेते हैं 3 डिजिट नंबर जी एच आई से ऐड करने पे, जी एच आई पे ऐड करने पे हमारा आता है 975, ठीक है। फर्दर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर डिस्टिंक्ट डिजिट, सब अलग अलग डिजिट है। अगर हमें बताया है कि ई की वैल्यू 0 है और एफ की वैल्यू 8 है तो आपको ए प्लस बी प्लस सी क्या है, इसका मतलब ए और बी और सी की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो इसका मतलब अगर हमको ई और एफ की वैल्यू दे दिया, इसका मतलब क्या बोला है, इट्स अ D08 प्लस GHI इज इक्वल टू 975, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 8 में क्या ऐसा जोड़े तो 5 आएगा, तो एक डिजिट का कोई नंबर। सो 8 डिजिट का नंबर आई में अगर 8 में 7 जोड़ेंगे तो आई की वैल्यू तो पक्का ना पक्का 7 होगी, ठीक है। सो आई की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। 8 और 7 15, 5 बचा क्या, 1, है ना। सो 1 और एच, ठीक है। सो 1 है यहाँ पे और 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1, और 1 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। तो एच की वैल्यू 6 हो गए। अब क्या कह रहा है, तो हमारा 7 हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, डी और जी इज इक्वल टू 9, डी और जी 9। तो 9 कैसे कैसे आ सकता है ये आप समझिए। 9 आने के लिए एक 9 प्लस 0 हो, या 9 8 प्लस 1 हो, ठीक है, या 7 प्लस 2 हो, या 6 प्लस 3 हो, या 5 प्लस 4 हो, तभी 9 होगा, है ना। तो अब देखिए इसमें सिंपल सा समझिए, हमारे पास सब डिस्टिंक्ट डिजिट है तो जीरो होना नहीं है ना। तो डी और जी का वैल्यू, तो डी और जी का वैल्यू समझिए, चूँकि ई हमारा 0 है, ई 0 है, एफ 8 है ना। तो 0 वाला होगा नहीं, 8 वाला होगा नहीं, ठीक है। एच की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो 0 और 8 गया, है ना। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब क्या है, सो इसमें समझिए 7 और 2 वाला बात करते हैं। आई की वैल्यू है, होगा नहीं। एच की वैल्यू 6 है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो डिस्टिंक्ट है ना, सब अलग अलग डिजिट है। तो 5 और 4 हमारा कहीं भी नहीं है। तो डी और जी में से कोई 5 होगा कोई 4 होगा, है ना। सो डी और जी जो होगा वो 4 या 5 होगा, ठीक है। तो अब आप समझिए, समझिए एक चीज़ को कि डी और जी 4 5 हो गया, है ना। तो ए बी सी डी एफ ई एफ जी एच। सो डी और जी ये हो गया 4 और 5, और ई एफ जो हो गया वो आपको 0 8 हो गया, और एच क्या हो गया 6 हो गया, ए बी सी डी एफ जी एच आई, है ना। और आई कितनी है 7। तो 6 हटा दो, 7 हटा दो, 8 हटा दो, 6 7 8 हट गया, तो बचा क्या 9, एक बचा, एक नंबर 9 बचा, दूसरा क्या बचा, एक बचा, 0 है ही, 8 है ही, 4 है, 5 है, और एक 3 बचा। सो 3 1 9, तो ए बी सी की जो वैल्यू होगी वो 3 होगा या 1 होगा या 9 होगा। समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए कि ये तो हो गया, तो ए बी सी की वैल्यू 9 1 10 3 13, तो 13 तो आपके ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें एक और नंबर है जो छूटा हुआ है आपका 2। तो 1 2 3 और 9, ये 4 नंबर बचे हुए हैं आपके। बाकी 0 एक कोई रख लिए हुआ है, 4 भी रख लिया, 5 भी रख लिया, 8 भी, 6 भी और 7 भी। तो चलो 9 को हम हटाते हैं। तो 3 + 1 + 2, क्योंकि 9 हमारा सबसे बड़ा नंबर है इसमें, इस ऑप्शंस में। तो 3 2 5 1 6। तो हम इसके आंसर अगर बात करें तो हम इसकी आंसर आराम से 6 लिख सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा दिक्कत है तो कोई भी ए बी और सी डी की कोई वैल्यू रख करके आप इसमें सॉल्व करके देख सकते हो, बट बेटर टू सॉल्व लाइक दिस, ठीक है।
तो आंसर आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ये आपको इसकी सम करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पूछे जा रहे हैं तो आपको ये समझना है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे बेस्ट क्या है ना कि ऑप्शन से चले जाओ, कि इसमें बोल रहा है कि जो ये क्रॉस है उसकी जगह पे कौन सा नंबर होगा। लेट्स पुट द वैल्यू 2। तो 2 प्लस 12 प्लस 52 प्लस 22 प्लस 21 इज इक्वल टू, ये होती है 122। तो ये 122, ठीक है। 122 हमें आना चाहिए इसमें, बट इसको जब अगर सम करोगे तो ये 122 नहीं आती है ना। 2 प्लस 12 प्लस 52 प्लस फिर 22 प्लस 21 अगर करते हो तो इट्स नॉट अ 122, तो ये आपका गलत हो गया। और अगर आप 3 प्लस 1 3 प्लस 5 3 प्लस 33 प्लस 31 इसको अगर सॉल्व करते हो आप तो क्या आएगा, तो ये अगर इसको सॉल्व करते हो मिट गया है ना। 3 प्लस 1 3 प्लस 5 3 प्लस 33 प्लस 31, तो ये आपको 133 आता है ना। 2 अगर इसमें वैल्यू रखते हैं तो 2 प्लस 2, अगर 5 वैल्यू रखेंगे तो 155 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 55 हो जाएगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा और यहाँ पे 51 हो जाएगा, तो 155 से ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ 3, सो इट्स अ 3 प्लस 13 प्लस 53, तो ये ज़्यादा आसानी से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो द आंसर इज 3, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फिर से यही क्वेश्चन है जो सीसेट 2023 में पूछा था। तो इसमें क्या है कि इफ़ ए बी सी एंड डी ई एफ बोथ 3 डिजिट इंटीजर सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब 0 से 9 के बीच में है। सो ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू इतना, तो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई प्लस सी पी एफ क्या होगा। सो ए बी सी और डी ई एफ को ऐड करने पे ये है, ठीक है। सो अब ये क्या हो सकता है, देखिए हमारा C प्लस एफ़ की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो मतलब 11 होनी चाहिए। तो C प्लस एफ़ की वैल्यू 11 लानी है, ठीक है। तो 11 अगर लाएंगे तो इसमें कैसे आ सकती है 11, तो मतलब 2 प्लस 9 11 हो सकता है, ठीक है। तो एक कोई भी 2 होगा, एक कभी कोई भी 9 होता, मतलब कि C प्लस एफ़ इज इक्वल टू 2। अब 11 का एक हुआ तो बचा यहाँ पे 1, ठीक है, ठीक है। सो 1 प्लस बी प्लस सी, तो ये बी प्लस सी 10 होगा, तभी 10 प्लस 1 11 का एक होगा फिर। सो कैन आई राइट बी प्लस ई इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 प्लस 1 11 का एक फिर हो जाएगा। फिर 11 का एक होगा, फिर एक यहाँ पे आएगा, तो फिर हम लोग लिखेंगे कि ए प्लस डी इज इक्वल टू 10। तो ये समेशन आ जाएगा, ये तीनों हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। कि सी प्लस एफ इज इक्वल टू 11, बी प्लस ई इज इक्वल टू 10 और ए प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि इसकी सम कितनी होगी, ए बी प्लस सी, तो इन सबको अगर जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है, डी प्लस सी प्लस एफ हो जाएगा। सो 11 10 21 10 31, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये 3p प्लस 4p प्लस pp करके ये क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसको देखते हैं। सो इट्स अ 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pp, है ना। और ये आर क्यू 2 है हमारा, समझ में आया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए ये है ऐसे 3p 4p pp और pp, तो ये p को 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, 4 बार, तो वो हमारा 2 आता है। तो किसमें कैसे हो सकता है आपको, जैसे देखिए 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 3 होगा तो 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 आ जाएगा लास्ट डिजिट 2, या 8 को 4 बार करेंगे तो ये 32 2 आएगा, ठीक है। तो हम दोनों रख के देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। सो या तो 3 3, ठीक है, 4 बार रखेंगे तो 8। सो 33 प्लस 43 प्लस पी की जगह पे 3 रखे हैं ना, 33 प्लस 33, तो 3 3 6 3 9 3 12 का 2 बचा 1, 3 1 4 4 8 3 11 3 14 142। सो पी क्यू आर डिफरेंट डिजिट, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम। तो एक तो ये हो जाएगा, है ना, 142 आ जाएगा, या अगर 8 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 38 48 88 और 88, तो ये 8 चौका 32 का 2 बचा 3 3 3 6 4 10 8 18 8 26 262। सो 262 प्लस 142 4 और 404, है ना। तो 404 डिवाइड बाई 2, अरिथमेटिक मीन बोल रहा है ना दोनों का, तो दोनों को जोड़ के बट्टे 2 करेंगे, है ना। अरिथमेटिक मीन बोल रहा है ऑल सच पॉसिबल सम, तो 2 ही पॉसिबल होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा
202। दिस इज द आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू इंटू थ्री इज इक्वल टू आर क्यू क्यू। सो पी क्यू इंटू थ्री इज इक्वल टू आर क्यू क्यू, ठीक है। और वेर पी क्यू आर डिफरेंट डिजिट, सो पी प्लस आर डिवाइड बाई क्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो पी क्यू और इनको इंटू थ्री करेंगे तो हमारा आया है, ये 3 डिजिट का नंबर है आर क्यू क्यू, ठीक है, आर क्यू क्यू। अब इसमें क्या है कि तो पी प्लस आर का, तो पी आर क्यू का निकालना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर द, ठीक ठीक, चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू रख के देखते हैं। नहीं, इसमें वैल्यू रखने से काम नहीं चलेगा। आप ऐसा कीजिए कि क्यू में 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या, मतलब कौन ऐसी चीज़ है इसमें सेम उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सेम नंबर आ जाएगा, तो ऐसा सोचिए, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि 3 में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही आती है, ठीक है। सो 3 में 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आती है, ठीक है। 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाती है ना। 3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लास्ट डिजिट आएगी, ठीक है। तो 3 एक ऐसा है, और 3 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 3 आएगा। मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर आना चाहिए। तो 5 एक ही ऐसा नंबर है इसमें, ठीक है। समझिए आप इस चीज़ को कि 5 ही एक ऐसा नंबर है, 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद, सो 35 में अगर मान लीजिए कि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लास्ट में 5 आएगा ज़रूर, है ना। सो 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो, सो 3 से क्यू में है ना, इसमें आप देख रहे हो। तो अब हम लोग इसमें कुछ नंबर डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 35 है, पी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, सो 35 इंटू थ्री करते हैं तो कितना होता है देखते हैं, 15 बस 105 होगा, नहीं होगा। 45, 55 करके देखिए कुछ भी, 65 इंटू थ्री, थ्री पचे, नहीं होगा, है ना। 85 इंटू थ्री अगर करते हो तो 255 आता है, इस ये अगर होगा, है ना, क्योंकि लास्ट में 5 वाला ही होना चाहिए, है ना। तो 85 में अगर, मतलब पी की वैल्यू अगर 8 रखते हैं, क्यू की वैल्यू 5 रखते हैं, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। सो अब बोल रहा है पी प्लस आर डिवाइड बाई क्यू, तो पी प्लस आर 8/10 डिवाइड बाई 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बी आंसर होगा इसका। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट। सो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको मैथ्स के, और ये आपको पार्लियामेंट के क्वेश्चन है जो स्टैटिक की है, और ये आपको महाजन कमीशन, ये आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। डे 4 में जो क्वेश्चन थी उसकी मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। इन अ क्लास देर आर 18 वेरी टॉल बॉयज, इफ these constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of total number of student in the class, so what is the number of girls in the class, ठीक है। अब ये आसान सा क्वेश्चन है कि किसी क्लास में क्या कह रहे हैं कि 18 बहुत टॉल बॉय हैं, है ना, और दिस कंस्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज़, मतलब 3/4 ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 18, है ना। तो बॉयज़ की वैल्यू कितनी हो गई, 18 इंटू 4/3, सो मतलब 24 लड़के हैं, है ना। तो ये तो पहला हो गया। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज 2/3 ऑफ टोटल नंबर, तो 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2/3 of total number of student in the class is total number of boys। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी है, 24। सो टोटल नंबर स्टूडेंट क्या हो जाएगी, टोटल स्टूडेंट 24 इंटू 3/2, तो 12, तो 36 हो गया। तो टोटल स्टूडेंट 36 हैं, उसमें बॉयज़ 24 हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, इट्स 12। सो आंसर इज 12। तो देख लो आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में क्वेश्चन है कि एडवोकेट जनरल ऑफ जो इंडिया है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने बात भी की थी कि एडवोकेट ऑफ जनरल जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उसी तरह आर्टिकल 165 में, है ना, 76 में होता है, तो 99 ऐड करो तो इट्स 165, ठीक है। नो, इट्स नॉट 99। सो 76 में आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इट्स 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट में, है ना, और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं। सो द टर्म ऑफ द ऑफिसर ऑफ द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना।
टर्म वगैरह जो है सो नहीं फिक्स किया गया हुआ है। ये प्लेजर ऑफ गवर्नर पे होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं किया गया हुआ है, ना ही इसका रिमूवल कुछ फिक्स किया हुआ है। ही होल्ड दिस ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। ही एंजॉय ऑल द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी बिल्कुल सही है। हम लोग पार्लियामेंट का पढ़े हैं, यहाँ पे एडवोकेट जनरल का है, ठीक है। सो दोनों 2 और 3 सही है, ठीक है ना। ये एक्सप्लेनेशन में आपको सारी दी हुई है। अगला है कि एनआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में है। सो एनआई अमेंडमेंट एक्ट में कुछ प्रोविजंस ऐड की गई थी 2019 में। क्या है वो? द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एक्सटेंड टू द शेड्यूल ऑफेंसेज कमिटेड इन इंडिया और अब्रॉड, या इंडिया में आप करें या बाहर में करें, अगर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया को अफेक्ट कर रहा है तो सब एनआईए के अंदर में आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है डेजिग्नेट्स स्टेट हाई कोर्ट एज ए स्पेशल कोर्ट फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंस। नहीं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आपको किसी भी सेशन कोर्ट को, किसी भी सेशन कोर्ट को आपको बना सकता है स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ एनआईए एक्ट के अंदर में अंतर्गत ट्रायल करने के लिए। तो हाई कोर्ट के नहीं, इट्स सेशन कोर्ट। सो 1 सही है, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, डे 5। सो इट ऑलवेज सिम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट डन, जब तक हो नहीं जाता है तब तक हमें ये इम्पॉसिबल ही हर चीज़ लगती है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आंसर आप दे दीजिएगा इस क्वेश्चन के, है ना। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।